नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सांची विधानसभा के मेहगांव से हुई। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आगामी उपचुनाव से पूर्व पहली राजनीतिक बैठक में भी शामिल हुए। यहां से बैठक के बाद शिवराज सिंह सागर जिले के सुर्खी के लिए रवाना हुए। तो मध्य प्रदेश के 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों के लिए बीजेपी ने आज से जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत सांची विधानसभा के मेहगांव से हुई। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आगामी उपचुनाव से पूर्व एक राजनीतिक बैठक करते हुए भी नजर आए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी का लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 पूर्व विधायकों और शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपचुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी का लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 पूर्व विधायकों और शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है। और इसके लिए जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर छपवाए गए हैं। 22 पूर्व विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक हलचल भी तेज हो रही है। ये लोकतंत्र बचाओ अभियान आज शुरू किया गया है। ये इस अभियान का उद्देश्य है कि इन 22 विधानसभाओं में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के बागी हैं, कांग्रेस से धोखा देके गए हैं। इन्होंने जनमत का अपमान करा है, जनता के मतों की अवहेलना करी है, जनता के मतों का सौदा करा है। इसके खिलाफ इनके 22 विधानसभाओं में लोकतंत्र बचाओ अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जनता का बहुत ज़्यादा रोष होने के कारण इसमें सामाजिक संस्थाओं को, खेल संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, जो भी जितनी भी संस्थाएं थी जो समाज हित में काम करती हैं वो सब इसमें जुड़ी हैं। अनेक गांधीवादी लोग जुड़े हुए हैं, चिन्मय मिश्रा जी इसमें जुड़े हुए हैं, शफी शेख जुड़े हुए हैं, अन्य बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसका प्रभारी मुझे बनाया गया और यह आंदोलन जब तक उपचुनाव में 22 लोग हार नहीं जाते ये लगातार जारी रहेगा। जो लोगों में रोष था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुस्सा था, उसको प्रदर्शित करने के लिए इन 22 जो कांग्रेस के गद्दार हैं इनके खिलाफ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुस्से को प्रदर्शन करने के लिए चूड़ियाँ आज भेजी जा रही हैं। और संयोग से परसों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। ये उससे भी लगभग जुड़ा हुआ मामला लगता है, क्योंकि सालों पहले इसी परिवार ने झांसी की रानी के साथ भी ऐसे ही गद्दारी की थी और सालों से बुंदेलखंड में उनके महल पे चूड़ियाँ भेजी जाती हैं इस गद्दारी के खिलाफ। कांग्रेस के साथ आज कमलनाथ सरकार के साथ एक काम करते हुए मुख्यमंत्री के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्लान करके धोखा किया अपने निजी हितों के लिए। उसके विरोध स्वरूप आज चूड़ियाँ उनके महल पे भी भेजी जा रही हैं और उन 22 गद्दारों के घर पे भी भेजी जा रही हैं। आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के क्या अहम कदम रहेंगे? आने वाले उपचुनाव में 24 में से 24 सीटें जीतने की प्लानिंग कांग्रेस की है और ये लोकतंत्र बचाओ अभियान की भी है, क्योंकि जनता का एक मत है, एक स्वर है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा में जो मंदिर कहलाता है जनता के मतों का, वहाँ जो मतों के साथ सौदा कर चुके हैं, मतों की अवहेलना कर चुके हैं, मतों को बेच चुके हैं, वो किसी भी सूरत में विधानसभा में नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमारे विधायक वो हैं जो एक बार कांग्रेस से लड़ते हैं, फिर एक बार बीजेपी से लड़ते हैं और जीतने के बाद भी वोटों का सौदा कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग अपनी विधानसभाओं में पूछने नहीं गए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। लोगों के साथ बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो एडिट कर ट्विटर पर पोस्ट करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने एफआईआर करवा दी है। अब इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है, आप भी सुनिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसे चरित्र हत्या की राजनीति या डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उस क्लिपिंग में छेड़छाड़ की गई और फिर वायरल किया गया, ये कांग्रेस की हताशा दर्शाती है। जिस तरह से
एक दलित चेहरे को, जनजाति के चेहरे को नंबर 2 का बनाने की कोशिश की और फिर विषयांतर करने के लिए कि इधर ध्यान नहीं जाए, मुख्यमंत्री जी के उस वीडियो को वायरल किया। ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। और दिग्विजय सिंह जी क्या ऐसा जो भी जब भी करेगा उस पर FIR होगी, जांच होगी, होना भी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। कांग्रेस शुरू से ही अनुसूचित जाति की विरोधी रही है, जनजाति की विरोधी रही है। जब विषय आया शिवभान सिंह सोलंकी का, तब दिग्विजय सिंह आ गए। जब जमुना देवी जी का विषय आया, बुआ जी का, तब दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया का विषय आया तो दिग्विजय सिंह आ गए। ये सामंती मानसिकता और सामंती सोच की पार्टी है, इसलिए ये कभी गरीब हरिजन का भला नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण सेट किए जाने लगे हैं। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माने जाते हैं। वहीं मुरैना में कांग्रेस का पूरा फोकस सिंधिया और उनके समर्थकों पर ही है। इसके चलते हर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करते हुए ही बयानबाजी कर रही है। सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने सिंधिया पर टिकट के लिए पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जिसमें बिना पैसों के लेन देन के कोई काम नहीं होता था। बैजनाथ कुशवाहा ने तो पैसों के लिए लेन देन करने का काम सिंधिया के PA पाराशर पर करने का भी आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण इस समय सेट किए जा रहे हैं। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, जहां दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माने जाते हैं। वहीं मुरैना में कांग्रेस का पूरा फोकस सिंधिया और उनके समर्थकों पर ही है। इसी के चलते हर कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करते हुए बयानबाजी कर रही है। सबलगढ़ से कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने सिंधिया पर टिकट्स के लिए पैसों के लेन देन का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जिसमें बिना पैसों के लिए और दिए कोई काम होता ही नहीं था। बैजनाथ कुशवाहा ने पैसों के लेन देन करके काम करने का आरोप सिंधिया के PA पाराशर पर भी लगाया है। मैं कांग्रेस में अभी 5 साल पहले आया हूँ। इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में था। तब मैं ये सुनता रहता था कि कांग्रेस में लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी पैसा लेकर के टिकट देती है, लेकिन हम ये भी सुनते रहते थे कि कांग्रेस में भी बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस सिंधिया जी की प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री थी, जिस पर कोई सिविल कंडक्ट रूल लागू नहीं होता है। निश्चित तौर पर वो कभी किसी को निकाल दें, कभी किसी को नहीं निकालें, किसे टिकट दे दें, किसे नहीं दें, किसे कब अध्यक्ष पद से हटा दें, कब किसे बना दें, वहाँ कोई नियम और कानून नहीं था। तो मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि जो ऑडियो वायरल हुआ है कभी झूठा नहीं होता। निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। निश्चित तौर पर सिंधिया जी तो उन्हें न किसी पब्लिक से कोई लेना देना था, न किसी कार्यकर्ता से कोई लेना देना था। उनकी तो सारी डीलिंग पाराशर जी करते थे, और जो पाराशर जी फैसला कर लेते थे उसे सिंधिया जी मान लेते थे। अगर कहीं लीडर ये फैसला करने लगे तो कभी इस तरह के असंतोष पार्टी में नहीं पैदा हो। निश्चित तौर पर सिंधिया जी का जो मेन काम देखता था वो पाराशर जी थे, और पाराशर ही सारे फैसले करते थे। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि सिंधिया जी से जो लोग नाराज़ थे और उसका मुख्य कारण ही पाराशर था, और आज कांग्रेस में जो सिंधिया जी की दुर्गति हुई है उसका भी मुख्य कारण पाराशर जी हैं। मैं ये दावे कर सकता हूँ, ये मेरा खुरा आरोप है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग बताते थे कि सिंधिया जी से भी बड़ा पाराशर है, और पाराशर के बगैर सिंधिया जी से नहीं मिल सकते। पाराशर से मिलोगे तो ही सिंधिया जी से मिल पाएंगे। पाराशर जी राजी नहीं होंगे तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये आप मध्य प्रदेश में उपचुनावों के होने से पहले ही एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सतह पर दिखाई देने लगी है। कांग्रेस में पहले जहां कमलनाथ गुट, सिंधिया गुट और दिग्विजय सिंह गुट के बीच की शान होती थी, वहीं अब यह खींचतान दिग्विजय सिंह गुट और पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस में वापसी करने वाले राकेश चौधरी के साथ शुरू हो गई है। जहां मुरैना दौरे पर आए राकेश चौधरी ने दिग्विजय सिंह और अजय सिंह पर उनका विरोध करने के लिए जमकर हमला बोला। वहीं मुरैना दौरे पर आए कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भी राकेश चौधरी पर सवाल खड़े किए। इससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले चुनावों में अपनी कांग्रेस के अंदर की आंतरिक कलह मिटती दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस नेताओं के आपस में हो रही बयानबाजी उपचुनावों को लेकर भारी पड़ सकती है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं रद्द, कांग्रेस छात्र संघ मोर्चे ने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के नाम कुलपति को ज्ञापन सौंपा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ। मास्क पाके समाजिक दूरी बना के हाथ धो के कोरोना तो छुटकारा है करना, सारे पंजाबियों ने कैप्टन बन के पंजाब नू फतेह करना, फतेह करना, यही है मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के इस काल में अचानक दबे पड़े छत्तीसगढ़ में चिटफंड मामले को हवा तब मिल गई जब आदर्श सोसाइटी की ओर से चिटफंड मामले का उजागर हुआ और इसके बाद ये मामला सियासी गलियारों में गूंजने लगा। कंपनी में डूबे पैसे वापस दिलाने की मांग को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था पर गहरी मार पड़ी है। लोगों को आर्थिक परेशानियों से जूझते करीब 2 माह से अधिक हो गए। अब चिटफंड का बाहर निकलने से विपक्ष को एक मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मिल गया। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसे लोगों को वापस दिलाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के लगभग 1.5 साल बाद भी कांग्रेस सरकार चिटफंड में डूबी रकम लोगों को वापस नहीं कर पाई है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। जिन वायदों को लेकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, वह मिलने के बाद वे अपने वायदों से पलट गए। तो छत्तीसगढ़ में चिटफंड मामले को एक बार फिर से हवा मिल गई है। आदर्श सोसाइटी की ओर से चिटफंड मामले का एक बार फिर से खुलासा हुआ है और इसके बाद से लगातार विपक्ष में बैठी बीजेपी अब सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसे लोगों को वापस दिलाने की बात कही थी, लेकिन सरकार बनने के लगभग 1.5 साल बाद भी कांग्रेस सरकार चिटफंड में डूबी रकम लोगों को वापस नहीं कर पाई है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। जिन वायदों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, सत्ता हासिल की थी, वह मिलने के बाद अब वे अपने वायदों से पलट गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे मुद्दों के साथ में चिटफंड जो कंपनी के घोटाले का विषय था, जिसमें सरकार बनाने के पहले कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को आश्वस्त किया था कि उनके पैसों को दिलवाया जाएगा, उनके पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वही कांग्रेस की कथनी और करनी कि सरकार बनाने के लिए, लाभ लेने के लिए तमाम प्रकार के वादे जनता के साथ में कर दें। जैसे शराबबंदी का एक बड़ा मुद्दा था, महिलाओं को उन्होंने धोखा दिया, विश्वासघात किया महिलाओं के साथ में, युवा बेरोजगारों के साथ में विश्वासघात किया, 25 रुपये देने की बात थी, या वो हमारी बहनें जो स्व सहायता समूह की जिनके ऋण माफी की बात थी, और साथ ही साथ चिटफंड कंपनी में जो लोग पीड़ित हैं, ऐसे पीड़ितों के साथ भी आज ये कांग्रेस की सरकार विश्वासघात कर रही है। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि जो मांगे हमारी हैं, शराबबंदी के साथ साथ चिटफंड कंपनी में भी
जिन लोगों का नुकसान हुआ है, और चूंकि आपने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद, और शायद यही कारण थे कि लोगों ने आपको सरकार में आने का रास्ता बनाया, लेकिन अब आप उनके साथ में धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ईमानदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके मंत्रियों और उनके पार्टी पदाधिकारियों के द्वारा चिटफंड कंपनी को प्रशय देकर छत्तीसगढ़ में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हुआ। जो प्रदेश के गरीब नौजवान युवक इसमें कार्यरत थे, उन्हें कहीं ना कहीं जेल के सलाखों के पीछे में जाना पड़ा। लेकिन वो रसूखदार लोग जो चिटफंड की कंपनियों में बराबर के भागीदार थे, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुले और छुट्टे रूप से घूमते रहे। बावजूद इसके कांग्रेस ने उसे अपने संकल्प पत्र में लिया कि प्रदेश के नागरिकों का जो भी राशि उसमें जमा की गई है बिना ब्याज के, वो राशि हम लौटाएंगे। और उस राशि को लौटाने के लिए लगातार प्रदेश की सरकार सतत रूप से काम कर रही है। बहुत से लोगों ने अपने उस पासबुक के आधार पर उसकी फ़ोटोकॉपियाँ जमा की है और रिकवरी के माध्यम से लोगों को पैसे लौटाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी नीति और नियति पर कोई प्रकार का संदेह करना भारतीय जनता पार्टी को उचित इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो सत्ता से लोलुप्त होकर आज भी वो इतनी छटपटाई हुई कि बेबुनियाद आरोप लगाने का काम करती। छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव कुमार डहरिया ने चिटफंड कंपनी मामले पर कहा कि सरकार चिटफंड कंपनियों में डूबी रकम वापस दिलाने के प्रयास कर रही है। लगातार ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार ने इसको लेकर कमेटियों का गठन भी किया है। जल्द सरकार ऐसी कंपनियों में फंसी रकम वापस दिलवाएगी। देखिए, उस दिशा में काम किए जा रहे हैं, कमेटियां बनी हैं। इसमें हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उनको भी समन्वय में लेके काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और आगे भी उसमें कार्रवाई करेंगे और हमारे कार्यकाल तक लगभग पूरा प्रयास करेंगे कि जो चिटफंड कंपनियों की जो राशि लोगों की हड़पी गई है वो उनको वापस मिले। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें खोलने को लेकर एक बार फिर सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ चुके हैं। प्रदेश के महासमुंद जिले में इसका विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी मुख्य मुद्दा रखा था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया। जबकि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विश्वजीत बेहरा का कहना है कि कांग्रेस जल्द ही अपने वादे को पूरा करेगी। उन्होंने एक चुनावी घोषणा पत्र में अपने लिखा था और राज्य की महिलाओं से, खासकर महिला वर्ग से वायदा किया था कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद हम लोग शराबबंदी लागू करेंगे। और आज कांग्रेस सरकार आए हुए 1.5 साल से अधिक हो गया है, लेकिन कहीं भी शराबबंदी की ओर कोई भी कदम बढ़ाई हो सरकार ने, ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता। और उल्टा और समय बढ़ा दिया गया। आज तो सब न्यूज़ चैनलों में आ रहा था कि 13 घंटे शराब मिलेगी सभी जगह। तो एक अविश्वास की कमी तो बनती दिख रही है लोगों में कि सरकार जो है अपने किए गए वायदों की ओर अग्रसर नहीं है। हम समझते हैं कि राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी सरकार को एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए अन्य जो राज्यों में जिस प्रकार से गुजरात में, बिहार में शराबबंदी की गई, उस प्रकार से शराबबंदी करनी चाहिए। घोषणा पत्र जो है 5 साल में पूरे करने के लिए सरकार माने कोई भी पार्टी वादा करती है। अभी तो 1.5 साल हुआ है महज। तो मतलब जो है 5 साल पूरे होगी तभी आप लोग जो है शराबबंदी उसके पहले ही आएगी। हमारा कहना है 5 साल के भीतर कभी भी हमारा शराबबंदी घोषणा हो सकती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि केवल चुनावी स्टंट था और चुनाव फिर से होंगे तो फिर उस समय शराबबंदी की बात कही जाएगी? नहीं, चुनावी स्टंट तो केवल भाजपा करती है। किसानों के मुद्दे में हो चाहे मजदूरों के मुद्दे में हो, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के राजनीतिक सलाहकार और मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष के बीच चल रहे विवाद को समझाने के लिए बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी कोरिया जिला के पदाधिकारियों ने दोनों के बीच मध्यस्थता कर आपसी मनमुटाव और विवाद को खत्म किया। दरअसल राजनीतिक सलाहकार कृष्ण मुरारी तिवारी ने विधायक पर वादों को पूरा नहीं करने और सलाह को भी दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं नगर परिषद मनेन्द्रगढ़ के उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी ने भी क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर इस्तीफा दे दिया था। मुरारी भैया मेरे आदरणीय हैं
अगर पूरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की बात करूं तो मुरारी भैया से बड़ा मेरा शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता है। मैं उनसे छोटा हूं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, वो मुझसे नाराज हुए, वो ऐसा बयान दिए, उसके लिए मैं पूरे मीडिया के सामने क्षमा मांगने के लिए मुझसे तैयार हूँ। पहले सिकवा था, ये थोड़ा मोड़ा चलता, बोलो जहाँ चार बर्तन रहते हैं थोड़ा बहुत टकराता है, सब ठीक हो जाता है। अभी ये क्या आप सुलझाने में कामयाब हो गए हैं? पूरी तरह हम आगे भी कामयाब रहे हैं। किसको किसको समझाएं? कुछ नहीं समझाए नहीं है, हम अपनी पार्टी के कार्य को, गतिविधि को नगर पालिका विधायक के बीच बैठ के, और ये जरूरी है सभी को आपस में जैसे बैठना चाहिए। काफी लंबे समय तक चुनाव के बाद बैठे नहीं, फिर ये अपना महामारी का ये जो कोरोना का पीरियड आ गया तो कुछ आवश्यक होता है कि जब बातें को सुनता है तो जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के लच्छनपुर गांव के पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 9 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने रविवार को भी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दरअसल चुनावी रंजिश के चलते करीब 25 लोगों ने पूर्व सरपंच की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के लच्छनपुर गांव के पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 9 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने रविवार को भी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दरअसल चुनावी रंजिश के चलते करीब 25 लोगों ने पूर्व सरपंच की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। तो लच्छनपुर गांव के पूर्व सरपंच की हत्या का ये मामला है, जहां पुलिस ने हत्या में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 9 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आईजी डीआईजी चंबल भिंड पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में भिंड जिले की रौन क्षेत्र की रेड़िया मटबारी रेत की अवैध खदानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान उमरी थाना प्रभारी और मनछड़ प्रभारी और इंदुरखी चौकी प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में पहली बार नदी से 2 पनडुब्बियों को उठाकर अज्ञात रेत माफियाओं के खिलाफ एफआईआर कर रेत माफियाओं की कमर तोड़ दी है। रेत खनन को लेकर पुलिस को सूचना मिली थी, इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रौन थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने कहा है, रौन क्षेत्र में अवैध रेत खदान नहीं चलाई जाएंगी, आगे भी माफियाओं पर इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। तो मध्य प्रदेश के भिंड का ये मामला है, जहां आईजी डीआईजी ने आज रौन क्षेत्र में अवैध रेत का खनन करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रेडिया और मड़वारी के बीच में कुछ पनडुब्बी डाल के रेत से अवैध नदी से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, परिवहन किया जा रहा है, जिस पर से उमरी थाना प्रभारी मैं बल के मसंड थाना प्रभारी तथा इंदौर की चौकी प्रभारी को साथ लेकर संयुक्त दबिश दी गई, जिसमें 2 पनडुब्बी मौके पर चालू हालत में रेत निकालती हुई पाई गई, जिस पर से दोनों को जब्त कर थाने पर लाया गया है और उस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और इस प्रकार जो भी अवैध उत्खनन हो रहा है उसको रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों दंदरोआ धाम में लाखों की चोरी हो गई है। शातिर चोर मंदिर से 25 से 30 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें चोर कैद हो गए हैं। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि रविवार की रात 2 चोर मंदिर में घुसे और महंत के कमरे में रखी अलमारी तोड़कर 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों ने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। एक चोर रॉड लेकर मंदिर में घुसा था। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों से भागते समय चोरों के हाथ से एक बैग छूट गया। उस बैग में 3,42,000 रुपए मिले हैं। मंदिर के महंत रामदास महाराज ने बताया कि गर्मी अधिक होने के कारण वह अपने कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे थे। करीब रात 12:40 पर 2 चोर पीछे के रास्ते से परिसर में दाखिल हुए। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी को तोड़कर चाबियां निकाली। उसके बाद दूसरी अलमारी को खोला और सारी नकदी लेकर फरार हो गए। महंत का कहना है कि उन्हें इस घटना की भनक तक नहीं लग पाई।
लाख रुपये के करीब हो सकती है उसमें, हमारी ज़्यादा जैसे हम रुचि नहीं रखते, गिनती नहीं, ये तो रिद्धि सिद्धियाँ हैं, मैंने कोई संभालते नहीं थी। भिंडी एसपी ने आपको क्या अनुशासन दिया है चोरी के बाद? भिंडी एसपी ने इनसे कहा कि हमारा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी जो पकड़ा जाएगा, 4 दिन में ही सारी हो जाएगी, चोरी वापस हो जाएगी। चोर और चोरी का सरकारों से संबंध नहीं होता है, उनकी अपनी मानसिकता होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पूज्य दंदरुआ सरकार से जो चोरी हुई है, प्रभु की कृपा से चोर के गलेवान में हाथ डालकर उस चोरी को निकाला जाए, इसका प्रयास शासन भी कर रहा है और प्रशासन भी कर रहा है। इसलिए चोरों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। क्या आपके प्रशासन से बात हुई थी, पुलिस प्रशासन? मैंने आज पुलिस अधीक्षक से बात की है और यहाँ के टीआई से भी बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।